तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज का जो लेक्चर है वो रहने वाला है मैटरनल एडेप्टेशन टू प्रेगनेंसी पे। ठीक है। तो इसमें हम एक तरीके से काफ़ी सारे जो एक तरीके से चेंज आते हैं एक तरीके प्रेगनेंसी के टाइम पे उसके बारे में बातचीत करेंगे कि क्या क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं। सबसे पहले जब हम बात करते थे तो यूट्रस के चेंजेस की बात करेंगे। तो यूट्रस में जो क्या होती है देखने को मिलता है, कुछ साइज उसका बढ़ा हुआ देखने को मिलता है। साइज के नाम पे उसका एक तरीके से वजन होता है वो भी बढ़ता है। और उसका एक तरीके से जो है एक तरीके से हमारा वॉल्यूम होता है वो भी बढ़ता है। वॉल्यूम के नाम पे याद रखना, हमें 5 लीटर तक वॉल्यूम पहुंच जाता है यदि प्रेगनेंट वुमेन है। और यदि वैसे बात करें चले वैसे तरीके से ज़्यादा उसका रहता नहीं है, 14 से 15 साल उतना रहता है। इस तरीके से 4 से 5 ml तक रहता है इस तरीके से। तो मतलब काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है वॉल्यूम उसका। भार पे बात करके चलें तो भार में उतनी भार में भी बढ़ोतरी होती है पर उतनी ज़्यादा नहीं होती। भार वाला जैसे 50 से 80 ग्राम तक रहता है और उसमें इस तरीके से भार नाम पर एक 100 ग्राम तक पहुँच जाए उसके बाद। ये जो मेन बढ़ोतरी आती है वो आती आते इस तरीके से जिसमें वॉल्यूम में उसकी तो लेंथ बढ़ती है तो 7.5 सेंटीमीटर होती है वैसे नॉर्मल। उसके अलावा वहाँ पे यदि प्रेगनेंसी होती है तो 35 सेंटीमीटर तक उसकी लेंथ पहुँच जाती है। ये नॉर्मल जो होता है वहाँ पीयर शेप होता है इस तरीके से एकदम पीयर एकदम होता है, उसमें बड़ा सा ग्लोबुलर शेप हो जाता है। वेजाइना पे बात करते हैं तो वेजाइनल में बात करते हैं तो वेजाइना मेनली तो मेन बहुत ज़्यादा और ज़्यादा क्या हो जाती है, एसिडिक हो जाती है हमारी। वैसे नॉर्मल कम एसिडिक होती है और भी ज़्यादा एसिडिक हो जाती है। वैसे भी एसिडिक रहती है कम एसिडिक रहती है उसमें और भी ज़्यादा एसिडिक हो जाती है। उसमें आपसे पूछ सकता है क्वेश्चन कि कौन सा आपको वेजाइनाइटिस यदि देखने मिला तो कौन सा वेजाइनाइटिस देखने मिला यदि प्रेगनेंसी हो रही है। क्योंकि एसिडिक एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा जो कि एक तरीके से प्रोटेक्टिव कवर ही तो बना रहा है इस तरीके से, क्योंकि ज़्यादा एसिडिक होगा तो बैक्टीरिया ग्रोथ वगैरह नहीं हो पाएगी। तो उसमें आता है वेजाइनल कैंडिडियासिस जो होता है वही तरीके से वेजिनाइटिस कर सकता है, क्योंकि ये तरीके वही एक तरीके से जो एसिडिक एनवायरनमेंट के रेजिस्टेंस में काम कर सकता है। ये मतलब इस तरीके से उसमें रेजिस्टेंस मिलती है ये। उसके अलावा बात करके चलें इस तरीके से सर्विस की, तो सर्विस हाँ उसमें आता है ना यूट्रस में ये चीज़ ध्यान रखना, हाइपरट्रोफी ज़्यादा देखने को मिलती है एज कम्पेयर टू हाइपरप्लेजिया। हाइपरट्रोफी हाइपरप्लेजिया दोनों चीज़ थी ना मैं बताई थी ये टाइम पे, तो उसमें हाइपरट्रोफी ज़्यादा मिलती है एज कम्पेयर टू हाइपरप्लेजिया। सर्विस की बात करें तो सर्विस पे मैंने बताया था इस तरीके से ब्लू वाला साइन था इस तरीके से, है ना, ब्लूइश डिस्कलरेशन मिलता था इस तरीके से, कहते चार्डविक साइन कहते थे। उसके अलावा क्या कहते हैं सॉफ्टनिंग हो जाती है इस तरीके से, जैसे गुडविल साइन कहते थे। सर्विक्स के चेंज थी वजह ना, हालांकि वेजाइनल चेंज में आया था चार्डविक साइन इस तरीके से, वेजाइनल का डिस्कलरेशन होता है ब्लूइश करना। सर्विस में आया था इस तरीके से हमारा गुडविल साइन, जिसमें एक तरीके से क्या होता है सॉफ्टनिंग हो जाती है, सर्विस से सॉफ्टनिंग देखने मिलती है। उसके अलावा क्या कहते हैं हमारा इस तरीके से सर्विस एक्सफोरिएशन देखने मिलता है, इस तरीके बाहर की तरह आपको मुड़ी मिलेगी। उसके अलावा क्या मुझसे जो म्यूकोसल प्लाग देखने मिला है इस तरीके से, जो कि प्रोटेक्टिव कवरिंग के तरह काम करता है। ब्रेस्ट चेंजेस की बात करें चले तो ब्रेस्ट चेंजेस में आता है इस तरीके से का हाइपरवेस्कुलरिटी देखने को मिलती है। और मैं ईस्ट्रोजन का बताया था कि तरीके से क्या काम होता है, तो ब्रेस्ट जो होते हैं टिश्यूज का ग्रोथ कराता है, उसमें क्या एक तरीके से ये डक्ट का ग्रोथ कराता है। ब्रेस्ट के टिश्यू में जो मेन एक तरीके से ये होता रहता है वो ईस्ट्रोजन का रहता है, उसमें कहता है डक्ट की ग्रोथ कराता है। उसके अलावा क्या कहता है जो एल्वियोला की ग्रोथ है इस तरीके से वो कराने का काम करता है हमारा प्रोजेस्टेरॉन, डक्ट की ग्रोथ कराने का काम करता है इस तरीके से। मतलब कि एल्वियोला की प्रोजेस्टेरॉन ईस्ट्रोजन ये सब करा सकते हैं, डक्ट की ग्रोथ इस तरीके ईस्ट्रोजन ही कराता है। उसके अलावा क्या देखने को मिलता है एक मॉडिफाइड सिवेशियन ग्लैंड देखने को मिलते हैं तरीके से, जिससे हम क्या कहते हैं तरीके मोंटगोमेरिन ट्यूबरकल लेते हैं, तो सिवेशियन ग्लैंड की ग्रोथ भी बहुत ज़्यादा हो जाती है। इसके कारण क्या बनते हैं तरीके से मोंटगोमेरिन ट्यूबरकल अपीयर हो जाते हैं। उसके अलावा क्या देखना होता है आपको हाइपर पिगमेंटेशन देखने को मिलता है किसका, इस तरीके से ब्रेस्ट टिश्यू का, क्योंकि ईस्ट्रोजन ज़्यादा होता है वो इस तरीके से MCH को भी इस तरीके से स्टिमुलेट करता है। ये बता जाएंगे ये चीज़। उसके अलावा कहते हैं और स्किन चेंजेस तो एक तरीके से उसी का ही कारण है, हाइपर पिगमेंटेशन है। मैं बता था ईस्ट्रोजन ज़्यादा होने का MCH को स्टिमुलेट करेगा, जिससे कारण क्या हाइपर पिगमेंटेशन देखने को मिलेगा। जिसमें यदि सीधी लाइन मान चले तो पेड़ में सीधी लाइन देखने को मिल रही है, उसे क्या कहते हैं लीनियर नाइग्रा कहते हैं, तरीके से लीनियर नाइग्रा होता है। उसके अलावा क्या कहते हैं तरीके से स्ट्रेच मार्क्स बोलते हैं, क्योंकि तरीके से पूरी स्किन रहते हुए अचानक स्ट्रेच करेगी तो स्ट्रेच मार्क्स को क्या कहते हैं स्ट्राइग्रेविडेरियम कहते हैं ये। उसके अलावा हाइपर पिगमेंटेशन कुछ चेहरे पे भी देखना मिलता है, काफ़ी मेला छोटे छोटे धब्बे से बन जाते हैं, जैसे मेलाज्मा कहते हैं तरीके से। काफ़ी केस देखे मेरे पसंद इस तरीके से, यदि आप आए थे जो मैंने डर्मा की OPD में बैठा था काफ़ी केस आते थे ये। उसके अलावा क्या कहते हैं एक तरीके से यदि ग्रेविडेरियम और स्ट्राया एम्ब्लिकेस में क्या अंतर होता है ये पूछता है। स्ट्राया ग्रेविडेरियम जो होता है यदि रिसेंट स्ट्रेच मार्क है तो उसका शुरुआत में लाल दिखते हैं, उसके बाद क्या धीरे धीरे क्या है कि वो लाल रंग होता है उसका खत्म हो जाता है, उसकी जगह वाइटिश हो जाते हैं,
जिसके कारण का मतलब इस तरीके से प्रेगनेंसी हट जाती है। उसके बाद क्या प्रॉपर जाते तो है नहीं, पड़े रहते तो दूसरी प्रेगनेंसी होती है तब मैं दुश्मन नजर आते हैं तरीके से, क्योंकि फिर तो स्ट्रेच कर सकता है ना, बार बार स्ट्रेच करेगा। तो ये ज़्यादा दूसरी प्रेगनेंसी में पहले तो हमारा लाल देखने में स्ट्राया ग्रेविटेन में, उसके अलावा एब्लिकेंस में वाइट देखने में स्ट्राया एब्लिकेंस हो जाता है ये। उसके अलावा क्या कहते हैं स्पाइडर नेवाई भी देखने को मिलता है, और पाल्मर अरिथमिया देखने को मिल सकता है यदि प्रेगनेंसी का केस हो। ये थोड़ी आप नॉर्मल फाइंडिंग में लिखेंगे यदि कोई भी केस होगा, यदि हम चेक करते हैं जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन में इनको भी चेक करना होता है ये, मतलब इधर इधर फाइंडिंग में लिखते हैं। जैसे जनरल फिजिकल जो मॉडर्न या आज पहला रम यूज नहीं करते, तो ये पिकल अब यूज नहीं करते, पहले तो पिकल यूज किया था। आज ये हेड टू टो एग्जामिनेशन में चीज़ों को लिखा जाता है, ये तरीके से ये चीज़ तो नहीं मिल रही है कहीं ना कहीं। तो मैं तरीके से क्या बात है, वेजल चेंज की बात कर ले, यूट्रस चेंज की बात कर ले, सर्विस चेंज की बात कर ले, ब्रेस्ट चेंज की बात कर ले, महिला स्किन चेंज की बात कर ले, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म की बात करते चले तो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म मेटाबॉलिक चेंज की बात करते हैं, तो मेटाबॉलिक चेंज में बात करते हैं ये तो हमारा आता है इस तरीके से कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। तो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म क्या करता है इस तरीके से, इसमें आप जानते हैं फीटस जो क्या है इस तरीके से आपको डायबिटिक स्टेट है, किसके कारण होता है, ह्यूमन प्रोलैक्टिन लैक्टोजन HPL के कारण होता है, जिसमें क्या है काफ़ी ज़्यादा वो इंसुलिन रेजिस्टेंस क्रिएट करता है और लाइपोलाइसिस क्रिएट करता है। क्यों, वो इस तरीके से उसकी ग्रोथ करानी होती है फीटस की, जिसमें क्या है कि ग्लूकोज सप्लाई वो चालू रहता है फीटस को, और वो क्या करता है इस तरीके से फिर उसकी तो करनी पड़ेगी ना इस तरीके से ग्लूकोज सप्लाई, तो उसके लिए मदर की वजह तो किसके विटामिन वगैरह की तरीके से ग्रोथ की वजह जो है फैटर की सप्लाई होगी ना, तो उसके लिए क्या चाहिए इस तरीके से, तब हमारा किसका रोल आया था इस तरीके से लाइपोलाइसिस का रोल आया था, जिसके कारण हमारे इस तरीके से एनर्जी क्रिएट की जाती है इस तरीके से। इसमें दिक्कत क्या आती है कि इस तरीके से इसमें क्या होता है कि यदि जो है इधर के आदमी मदर है वो काफ़ी बार ऐसे लगता है कि डायबिटीज़ के कारण ग्लूकोज कंजप्शन नहीं करती, ये भी तो हो जाता है ना कि मेरी डायबिटीज़ शुगर बहुत ज़्यादा जा रही है, तो मैं क्या करूँ कि तरीके खाना पीना कम कर दूँ, तो काफ़ी बार स्टारवेशन करे इस तरीके से या फिर कम कर दे खाना, तो क्या हो सकता है इसके, तो ये हो सकता है इस तरीके से क्या कि इस तरीके से जो है वो ग्लूकोज उतनी है ही नहीं है, तो जिसके कारण क्या है कि जो है हमारा लाइपोलाइसिस से पहला तो नॉर्मली बनने थे इस तरीके से मेटाबोलाइट इस तरीके से नॉर्मल पे एसिटिक एसिड वगैरह बनने थे, लेकिन उसके अलावा एसिटिक एसिड्स के बाद अपर लेवल पे चला गया मामला, कीटोन बॉडीज बनने लगी, तो वहाँ पर आराम सत्य होने लग जाएगा कि कीटोन बॉडीज में कहाँ से बात होती है कि वो प्लासेंटा क्रॉस कर जाती है, तो प्लासेंट कीटोन बॉडीज को पता ही है कोई मेटाबॉलिक एसिडोसिस कर ही सकती है, तरीके से हार्मफुल रहती है इस तरीके से, जो एकदम लास्ट स्टेज में प्रोड्यूस होती है ना स्टारवेशन के, इसमें बहुत जल्दी इस तरीके से कीटोन बॉडी क्रिएट होने लग जाती है। तो इस तरीके से जो प्रेग्नेंट हुए ना कभी स्टारवेशन नहीं करने के लिए तैयार रह जाते, चाहे कितनी भी कैसी भी कंडीशन आ जाए, ये तो अपनी तरफ से तो हम मना ही करते हैं तरीके से, या फिर इस तरीके से उसकी कोई व्रत वगैरह भी हो तब भी हम मना कर देते हैं कि स्टारवेशन करने की जरूरत नहीं, क्योंकि इस तरीके से कीटोन बॉडी क्रॉस करती है फीटस के लिए नुकसानदायक है ये चीज़। मैंने शुरुआत में फीटस का ज़्यादा ख्याल रखना पड़ेगा, नहीं मदर के कार्य और भी मदर के कार्य भी नुकसानदायक है, कीटोन बॉडी ज़्यादा बनना चाहिए तो मैं उसका कीजिए। उसके अलावा क्या होता है, मैंने ईस्ट्रोजन के कारण बताया था, ईस्ट्रोजन इंक्रीज होता है तो वो क्या वाटर रिटेंशन कर देता है, तो इसके कारण आपको वाटर रिटेंशन मिलता है, जिसके कारण जनरल इडीमा डेवलप आपको देखने को मिला, पिटिंग एडीमा हकीकत में जाता है इस तरीके से, जो लिम्ब के आसपास का एडीमा है वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है इस तरीके से, ये वाटर रिटेंशन आपको देखने मिलती है। उसके अलावा क्या वेट गेन होता है, तो वेट गेन के बारे में बातचीत करें तो यदि उसका वेट कम है, मान के चले जैसे वो जैसे BMI था उसका, जैसे बॉडी मास इंडेक्स वो थोड़ा सा कम था इस तरीके से कम्पेयर टू 19 से कम था, उसके लिए जो आइडियल वेट कहा जाता है कि तरीके से कम 12.5 से लेकर 18 किलो तक तो उसका वेट गेन होना ही चाहिए। लेकिन यदि वो ओबीस है, मतलब पहले से उसका वेट ज़्यादा है तो 30 से ऊपर BMI तो 7 से कम होना चाहिए वेट गेन उसका एक होता है, ये मतलब वेट गेन तो होता ही है लेकिन ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 7 किलो तक ही होना चाहिए, और वेट गेन की ज़रूरत नहीं है, हमें ज़्यादा एक्स्ट्रा वेट गेन की जरूरत नहीं है। कैलोरी इंटेक की जरूरत ज़्यादा पड़ती है हमें, तो पूरी प्रेगनेंसी में बात करते तो 80,000 किलो कैलोरी की जरूरत पड़ती है, और यदि पर डे की बात करें तो 315 किलो कैलोरी पर डे की जरूरत पड़ती है। एक्स्ट्रा में लैक्टेट है वो हमें 600 किलो कैलोरी तो एक्स्ट्रा पड़ती है, ये तो हम जैसे PSM में एक्सपेक्टा करते हैं वो ये चाहिए। फिर हम आते हैं तरीके से मेटाबॉलिक चेंज हो गया, तो हम आते हैं तरीके से हेमेटोलॉजिकल चेंज इस पर, ये भी इंपॉर्टेंट है ना हेमेटोलॉजिकल चेंज, तो हेमेटोलॉजिकल चेंज इस पे आते हैं, ये कुछ रहता नहीं है आप देखिए तो ठीक है। हेमेटोलॉजिकल चेंज में बात करें तो आपको यह है कि आप सोचिए कि जो मदर है उसको एक तरीके से अपने आगे सप्लाई तो रखनी है, एक तरीके से 25 सप्लाई भी करनी है, क्या चाहिए होता है उसको ब्लड का जो अमाउंट है वो बढ़ना चाहिए, ब्लड ज़्यादा बढ़ेगा तो इसलिए क्या होता है इसलिए ब्लड का जो वॉल्यूम बढ़ता है,
अब ब्लड के संग हकीकत में हीमोग्लोबिन भी ज़्यादा बढ़ गया तो हकीकत में इतना झेल नहीं सकती ना। मेन जो होता है हमारा इस तरीके से कार्डियक आउटपुट को मेंटेन करना रहता है, हमारा मेन उद्देश्य उसको ये। फिर कार्डियक आउटपुट को मेंटेन के नाम पे अभी भी हमने देखा है नॉर्मल हीमोस्टेसिस में, क्योंकि हकीकत में आदमी एक ही है, दो नहीं है। मतलब ये चाहिए ना कि तरीके से जो आरबीसी प्रोडक्शन है वो मान के चले बढ़ेगा भी तो वो उस लेवल पे नहीं बढ़ेगा जिस लेवल पे हमें कार्डियक आउटपुट चाहिए। क्योंकि बच्चों में इस तरीके से हो सकता है कि चीज़ें हमारे, क्योंकि बोन मैरो ऐसी चीज़ है जो कि नहीं डेवलप हो सकती। वो हीमोस्टेसिस में कोई रोल नहीं है कि एक तरीके से डिमांड बढ़ गई तो बोन मैरो एक की जगह 5 आ जाएंगी। बोन मैरो का ग्रोथ हो सकती है वो था नॉर्मल से ज़्यादा और प्रोडक्शन करने लग जाए, लेकिन इसका मतलब कभी भी ये नहीं है कि इस तरीके से बोन मैरो में सेल ही सेल होंगे। इस तरीके से ये चीज़ नहीं, बस धड़ाधड़ सेल बना दी चली जाएगी। बोन मैरो को इस तरीके की लिमिटेशन होती है, आरबीसी का प्रोडक्शन बढ़ाना होगा लेकिन उससे लेवल पे नहीं होगा। लेकिन हमें क्या कम से कम कार्डियक आउटपुट तो मेंटेन करना है ना। कार्डियक आउटपुट मेंटेन करने के लिए ब्लड वॉल्यूम के नाम पे आपका कहते हैं प्लाज्मा वॉल्यूम बढ़ा देते हैं। जैसे ब्लड वॉल्यूम यहाँ 40-50% बढ़ रहा है, प्लाज्मा वॉल्यूम के ही नाम पे बढ़ रहा है 40-50%, क्योंकि ब्लड वॉल्यूम में जानते 60% तो प्लाज्मा ही होता है, तो बेसिक तो पता ही होगा। इसके कारण क्या हमारा मेन तो क्या प्लाज्मा बढ़ता है इसके नाम पे। आरबीसी की क्वांटिटी भी बढ़ती है, हीमोग्लोबिन भी बढ़ता है, लेकिन उससे ज़्यादा कहीं ज़्यादा हमारा क्या बढ़ जाता है, प्लाज्मा बढ़ जाता है, जिसके कारण कहा जाता है हमारा हीमो डाइल्यूशन देखने को मिलता है। हीमो कंसनट्रेशन नहीं देखते, हीमो डाइल्यूशन देखने को मिलता है। अब हीमोस्टेटिक हीमोटोलॉजिकल चेंज में बात करते हैं, इधर ब्लड वॉल्यूम जरूर बढ़ता है लेकिन हीमो कंसनट्रेशन देखने को मिलता है, हीमो डाइल्यूशन नहीं देखने को मिलता है। इस तरीके से ये चीज़ याद रखें। उसके अलावा क्या हीमोग्लोबिन की मात्रा जो होती है वो भी आपको बढ़ती हुई देखने को मिलेगी, जो कि क्या करती है हमारी देखो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी को बढ़ाती है। ठीक है, उसके अलावा कहते हैं ये बेसल मुख उसके अलावा कहते हैं आरबीसी की क्वांटिटी भी बढ़ती है। आरबीसी कितनी होती है 20 से 25%, 20 से 30% तक बढ़ जाती है ये। उसके अलावा तो ऐसा होगा हमारा इन्फ्लामेशन बट भी कंडीशन भी तो आ गई, तो होती है इन्फ्लामेटरी कंडीशन तो है ही, जिसके कारण क्या होता है हमारा एक तरीके से, इसके कारण क्या होता है हमारा टीएलसी काउंट हुई एक तरीके से वो बढ़ती है, एक तरीके से टीएलसी काउंट बढ़ती है। उसके अलावा टीएलसी डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट हुई, इसमें एक तरीके से आप आ गए न्यूट्रोफिल लिम्फोसाइट इंक्रीज होती है तेरी मेन तो। उसके अलावा डिक्रीज के नाम पर प्लासेंटा प्लेटलेट्स होती है वो डिक्रीज कर जाती है मेन तो। हकीकत में इसके बारे में बात करें तो हीमोक्रेटिव वैल्यू यदि इंक्रीज हो रही है, नीचे उल्टा बोल गया, तो ये कि हीमोक्रेट वैल्यू यदि इंक्रीज हो रही है तो इस तरीके प्लासेंटा की वैल्यू नीचे गिर रही है। तरीके से लगा दी ये चीज़, तो प्लासेंटा की वैल्यू इस तरीके से नीचे गिरती है, नॉर्मल प्लासेंटा से कम प्लासेंटा रहती है इस तरीके से ये चीज़। इसमें याद रखना इस तरीके से बहुत ज़्यादा कम भी नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए थ्रोम्बोसाइटोपिनिया डेवलप हो रहा है, नॉर्मल से कम आपको देखने को मिलेगी। नॉर्मल चेंजेस में बात कर चल रहे हैं हकीकत में। इसके अलावा क्या कहते हैं ग्लोबुलिन होते हैं वो इंक्रीज देखने को मिलता है प्रोटीन के नाम पे, क्योंकि इस तरीके से हमारी जो इम्यूनिटी होती है एक तरीके से इम्यूनोलॉजिकल चेंज में, तो वो क्या एक तरीके से इंटरल्यूकिन जो होता है हमारा एक तरीके से जो ह्यूमरल इम्यूनिटी होती है जिसमें टी हेल्पर 2 सेल का योगदान रहता है, उसकी तरफ ज़्यादा हमारा ध्यान रहता है बजाय एक तरीके से किसकी तरफ, हमारा टी हेल्पर 1 की तरफ। ऐसा क्यों, हम जो चाहते हैं जो ऑर्गन रिजेक्शन का जो काम करता है इस तरीके से हम जानते हैं, तो इस तरीके से लेट रिजेक्शन होती होगी इस तरीके से। ऐसा तो है नहीं कि पीछे जाएगा अंदर से सीधे रिजेक्ट हो गया जाएगा, तब तो कह रहा हकीकत में हमको शुक्राणु रिजेक्ट हुआ तो हकीकत में तो वो तो वही है। यदि हमारा पर्न रिजेक्ट हुआ है तो वो इस तरीके से हमारा उसमें ह्यूमरल इम्यूनिटी हो सकती है, और वो भी इम्यूनिटी हो सकती है हमारी, मतलब मेन ह्यूमरल इम्यूनिटी रहेगी। लेकिन यदि हमारे बच्चे का इम्प्लांटेशन हो गया तो यदि उसका रिजेक्शन हुआ है तो रिजेक्शन कभी भी ह्यूमरल इम्यूनिटी के दौरान नहीं हो सकता, क्योंकि इस तरीके से मैं बताता यदि कुछ मिनटों में यदि रिजेक्शन हो गया हमारा तो वो जैसे ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है तो ह्यूमरल इम्यूनिटी के कारण रिजेक्शन है, नहीं तो यदि हमारा ऑर्गन जो प्रॉपर में ट्रांसप्लांट किया था उसमें यदि रिजेक्शन हुआ है तो इस तरीके से वो किसके द्वारा होता है हमारा, किसके एक तरीके से जो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी के कारण रिजेक्शन हुआ है। इसलिए हम क्या कहते हैं कि सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी है उसकी मात्रा को तो कम कर देते हैं, बल्कि जो इस तरीके से जो दूसरी इम्यूनिटी होती है हमारी ह्यूमरल इम्यूनिटी उसकी मात्रा को बढ़ा देते हैं। पता इम्यूनिटी से प्रदान करनी पड़ेगी ना, इस तरीके से एक कम करेंगे तो ज़्यादा करेंगे, तो ये चीज़ हमारे चक्कर से रहता है इस तरीके से, क्योंकि हमें प्रोटेक्शन हमें कर सके रिजेक्शन से उसके बेबी की, एक बेबी रिजेक्ट नहीं हुआ हमारा ये। तो उसमें क्या ह्यूमरल इम्यूनिटी बढ़ती है जिसके नाम पे क्या ह्यूमरल इम्यूनिटी में जानते हैं हमारे इम्यूनोग्लोबिन के प्रोडक्शन होता है, तो इम्यूनोग्लोबिन के नाम में ग्लोबिन प्रोटीन जो होता है उसकी मात्रा बढ़ी हुई देखने को मिलती है, जैसे कि हमारा एल्ब्यूमिन प्रोटीन है उसकी मात्रा कम देखने को मिलती है ये।
उसके अलावा ये चीज़ें तो सारी इन्फ्लामेटरी कंडीशन तो है ही है ना इतनी प्रेगनेंसी, तो इस तरीके से जिसके कारण क्या था ESR लेवल आपको बढ़ा हुआ देखने को मिलता है। ESR लेवल बढ़ा हुआ देखने को मिलता है। प्लेटलेट्स के नाम पर हम कहीं नहीं चाहते कि क्लॉट बने, क्योंकि इस तरीके से प्रॉपर जो क्लॉट बनने की संभावना होती है इस तरीके से बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। तो पहली बात तो क्योंकि ह्यूमन डाइल्यूशन हो गया है प्रॉपर, तो इस तरीके से कहीं भी इस तरीके से कंसंट्रेशन नहीं चाहते, इस तरीके कंसंट्रेशन नहीं होता है इस तरीके से। इसमें क्या क्लॉटिंग फैक्टर होती है उसकी भी कंसंट्रेशन जो होती है इस तरीके से कंसंट्रेशन बाद है वो भी कम हो जाती है, प्लेटलेट्स की मात्रा भी कम हो जाती है। इसमें कारण जो ब्लीडिंग होती है इस तरीके से उसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। यदि मैं ये ब्लीडिंग हुई प्रेगनेंट वुमेन में तो क्या है ह्यूमन डाइल्यूशन ही बढ़ता है, सेल की क्वान्टिटी कम आई, ऊपर से क्या नॉर्मल लेवल पे भी कम होता है। इसलिए ये इस तरीके खतरा जरूर बना रहता है। यदि प्लासेंटा एब्रेशन वजह से तो कभी भी हम नॉर्मल नहीं छोड़ सकते कि अपने आप रिजल्व हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। उसमें कुछ ना कुछ लेबोरेटमी वगैरह कुछ ना कुछ आपको करना ही पड़ता है, क्योंकि ये प्रेगनेंसी स्टेट ही है जिसमें एक तरीके से काफ़ी ज़्यादा ब्लीडिंग आपको देखने को मिलेगी, तो थकावट, क्योंकि जो क्लोटिंग फैक्टर की मात्रा कम होगी तो वो उसकी मात्रा कम होगी, प्लेटलेट की तो कहा जाने वाला तो कोई फैक्टर है ही नहीं है ना हमारा ये हेमियोस्टेसिस करने वाला ये। उसके अलावा इंग्लिश के नाम पे हमारा फ्लैट जो है इस तरीके से जो मतलब इस तरीके से में क्या उल्टा बोल गया है। तो प्रेगनेंसी का हाइपर कोएगुलेट स्टेट है इस तरीके से, प्लेटलेट्स की काउंट कम हो जाती है लेकिन कंसंट्रेशन वाइज होती है, क्लोटिंग फैक्टर की जो मात्रा होती है वो बढ़ जाती है, लेकिन जो फैक्टर 11 और 13 होते हैं इस तरीके से उसकी मात्रा आपको कम देखने को मिलेगी ये। उसके अलावा क्या सिवरीन सीरम फाइब्रिन नोजिन जो लेवल जो होता है इस तरीके से वो आपको इस तरीके से इंक्रीज देखने को मिलता है, लेकिन जो फाइब्रिनोलाइटिक एक्टिविटी जो होती है इस तरीके से वो डिक्रीज देखने को मिलती है, क्योंकि प्लाज्मिन का जो लेवल होता है वो डिक्रीज हो जाता है। तो फाइब्रिन नोजिन आपको इंक्रीज देखने को मिले और फाइब्रिनोलाइटिक एक्टिविटी डिक्रीज देखने को मिलेगी। इस तरीके से प्रेगनेंसी एक हाइपर कोएगुलेबल स्टेट है, जैसे ही इसको कार्डियोवास्कुलर नहीं मतलब उल्टा बोल गया ये चीज़ है। तो ठीक है, अब आते हैं इस तरीके से हम CVS पे। तो CVS में आ गए तो कार्डिक आउटपुट जो होता है वो हमारा इंक्रीज करता है, क्यों उनसे इंक्रीज कराना है हमको 40-50% इंक्रीज होता है। क्या किसका योगदान रहता है उसमें इंक्रीज होने में, ये तरीके से तो हार्ट रेट आपकी नॉर्मल से ज़्यादा देखने मिलती है वो तो ये। उसके बाद स्ट्रोक वॉल्यूम, क्योंकि ब्लड वॉल्यूम में इस तरीके से नॉर्मल लेवल बढ़ गया। ऑलरेडी हम चाहते हैं कि तरीके से आसानी से सब जगह इस तरीके से ब्लड पहुँचे, तो इसी क्या कहते हैं पेरिफेरल वैस्कुलर रेजिस्टेंस होती है वो घटा देते हैं, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर हम घटा देते हैं ये। इसलिए आपसे कभी पूछ सकता है तो जब भी हम क्राइटेरिया यूज़ करते हैं प्रेगनेंसी हाइपरटेंशन, हम डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर को ज़्यादा इस तरीके से महत्वता देते हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते इस तरीके में कि उसकी ब्लड सप्लाई है वो कुछ ना कुछ भी इतना इफेक्टेड हो, क्योंकि डायस्टोलिक के टाइम पे ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड सप्लाई जाती है सिस्टोलिक के टाइम पे, इसलिए हम चाहते हैं कि डायस्टोलिक प्रेशर जितना ज़्यादा कम हो उतना ज़्यादा बढ़िया है हकीकत में, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो यदि डायस्टोलिक प्रेशर बढ़ रहा है हकीकत में जब भी डॉपलर वगैरह चेक कर रहे हैं इस तरीके से ये दिक्कत दे सकती है। यदि हम डॉपलर हमें मेडिसिन डॉपलर चाहिए IUI बताएगा, नहीं तो उसमें एक तरीके से हम तो PSC में ये करते हैं इस तरीके से कि हमारा पेरिफेरल रेजिस्टेंस है वो कम नहीं हुआ, क्योंकि हम नहीं चाहते इस तरीके से ज़्यादा मतलब कि कम नहीं हो, हमें ज़्यादा कम होना चाहिए तरीके से, मतलब पेरिफेरल रेजिस्टेंस कम होना चाहिए, क्योंकि इस तरीके से जैसे तो हम डायलेशन कराते हैं स्पाइरल आर्टरी रिमॉडलिंग और स्पाइरल आर्टरी की ये चीज़ है ये। उसके अलावा एक चीज़ बात करते हैं सुपाइन हाइपोटेंशन सिंड्रोम किया जाता है, जिसमें क्या तरीके से आदमी सीधी बच्ची और सीधी लेटती है, जिसके कारण क्या होता है हमारा इंफीरियर वेना का कंप्रेशन होता है, जिसके कारण क्या होता है इस तरीके से आपको हाइपोटेंशन देखने को मिलता है, क्योंकि ब्लड सप्लाई नहीं है सबसे ज़्यादा जुड़ा हुआ है लेफ्ट लेटर पोजिशन में डाल लो। ये काफ़ी सारे क्वेश्चन आता जाएगा तो बेसिक से चल जाएगा। ये टैकी गाड़ी में लेते हैं उसमें और का फाइंडिंग मिल सकती है। ये तो पहली बात तो जो प्रेगनेंसी है वो हार्ट ऊपर सीधा कैसे जाएगा तो सीधे FSP 4 देखने को मिलेगी। उसके अलावा इजेक्शन सिस्टोलिक मरमर आपको देखने को मिल सकती है। उसके अलावा क्या है आपको लाउड हार्ट साउंड देखने मिलेगी, क्योंकि टैकी गाड़ियाँ वो डेवलप हो चुका है। तो ये आता है हमें CVS की। फिर हम आते हैं इधर रेस्पिरेटरी में। रेस्पिरेटरी में ये चीज़ ध्यान रखना, तो 3 चीज़ याद रखनी कि क्या चीज़ें होती है हमारी बढ़ रही हैं, क्या चीज़ हमारी डिक्रीज हो रही है, क्या चीज़ हमारी अनचेंज है। तो बढ़ने के नाम पे हम क्या चाहते हैं, बढ़ने के नाम पे हम चाहते हैं कि इस तरीके से ज़्यादा से ज़्यादा हमारा इंस्पायर करें एयर ताकि जब ऑक्सीजन हो इसमें इंस्पायरेटरी कैपेसिटी जो होती है वो भी इस तरीके से बढ़ जाती है। उसके अलावा टाइडल वालों में नॉर्मल इधर एक्सचेंज हो रहा है एयर का वो भी बढ़ जाता है। तो इंस्पायरेटरी कैपेसिटी हुई हकीकत में, और इस तरीके से में जो है इंस्पायरेटरी मतलब टाइडल वॉल्यूम के नाम पे याद रखना, इस तरीके से टाइडल वॉल्यूम जो होता है इस तरीके से वो बढ़ता है, जिसके क्या हमारी इंस्पायरेटरी कैपेसिटी होती है वो इस तरीके से बढ़ जाती है। लेकिन जो उससे हमारा क्या होता है
एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होता है। मतलब इस तरीके से याद करते हैं, टाइडल वॉल्यूम तो इंक्रीज होता है हमारी जो शुरुआत बेसिक में, तो एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम, रेजिडुअल वॉल्यूम। तो एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो होता है वो तो अनचेंज रहता है, ये चीज़ है ना। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम हमारा अनचेंज है। उसके अलावा जो टाइडल वॉल्यूम है वो इंक्रीज है और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम में वो डिक्रीज है। तो हम चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा हवा बाहर ही निकल जाए हकीकत में, वो ज़्यादा अंदर रहे नहीं। ये तो एक तरीके से एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो होती है एक तरीके से वो डिक्रीज कर जाता है और रेजिडुअल वॉल्यूम है वो भी डिक्रीज कर जाता है। इससे हम हिसाब लगा सकते हैं, यदि इंस्पायरेटरी कैपेसिटी भी कहते हैं टाइडल वॉल्यूम प्लस वो आ जाता है, तो इसका इंस्पायरेटरी कैपेसिटी जो होगी एक तरीके से वो इंक्रीज कर देगी टाइडल वॉल्यूम के समय ये। और जिसके बाद क्या हुआ हमारे एक तरीके से जो एक्सचेंज होता है एक तरीके से जो है हमारा नॉर्मल जो एक्सचेंज होता है एक तरीके से एयर का, वो भी काफ़ी हद तक बढ़ जाएगा। एक तरीके से ऑक्सीजनेशन होने वाली प्रक्रिया होगी वो भी बढ़ेगी। क्योंकि एक तरीके से जो नॉर्मल रेजिडुअल जो एयर बचा आती थी एक तरीके से वो गिरेगी, यानी कि जो फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी जो होती है एक तरीके से वो घट जाती है हमारे। हाँ ये ठीक ना। इसके बाद CO2 बहुत ज़्यादा भारत से बाहर निकलती है, जिसके क्या होता है रेस्पिरेटरी एल्कोलोसिस डेवलप हो जाता है। इसको कंपनसेट करने मेटाबॉलिक एसिडोसिस आपको देखने को मिल सकता है ये। उसके अलावा ये चीज़ ध्यान रखना एक तरीके से इसमें आपको इंस्पायरेटरी कैपेसिटी ही आपको इस तरीके से इंक्रीज देखने को मिलती है, फंक्शनल वाइटल कैपेसिटी आपको इंक्रीज देखने को नहीं मिलेगी। उसमें बात है ना मॉडल वाइटल कैपेसिटी वो आपको अनचेंज देखने को मिलेगी, जिसमें इस तरीके से क्या आता है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम आता है और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम इंक्रीज होता है, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम हमारा डिक्रीज होता है, वो आपस में एक दूसरे को काउंटरफिट कर देते हैं। इसमें जो वाइटल कैपेसिटी जो होती है वो अनचेंज देखने को मिलती है ये। उसके अलावा क्या कहते हैं टोटल लंग कैपेसिटी जो होती है वो भी इस तरीके से लगभग सेम रहती है या फिर स्लाइटली डिक्रीज कर जाती है ये। मतलब इस तरीके से ये चीज़ है। और हमारा क्या अनचेंज के नाम पर एक चीज़ क्या चीज़ रहेगी हमारी, एक तो हमारी इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम मैंने बताया पहले, वाइटल कैपेसिटी बताई, और एक तरीके से ये रहती है हमारी रेस्पिरेटरी रेट। हाँ ये चीज़ याद है ना, ऐसे हार्ट रेट बढ़ती है लेकिन रेस्पिरेटरी रेट हमारी नहीं बढ़ती, ये अनचेंज रहती है। ये पॉइंट आप रख लेना, कहीं हमको कन्फ्यूजन कर सकता है कि इस तरीके से कि वेंटिलेशन ज़्यादा करना, तो वेंटिलेशन करने का हम टाइडल वॉल्यूम ज़्यादा से ही हो जाता है हकीकत में, और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को कम करके ही हो जाता है। हमें रेस्पिरेटरी रेट बढ़ाने की ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि टाइडल वॉल्यूम ज़्यादा होगा तो उससे क्या होगा हमारे सीधे लगा टाइडल वॉल्यूम इंटू मिनट रेस्पिरेटरी रेट होता है ना, तो हमें तो एक तरीके से क्या है मिनट वेंटिलेशन ही तो बढ़ाना है। टाइडल वॉल्यूम बढ़ गया हमें वही काफ़ी है तरीके से, ये चीज़ है ना, ये चीज़ रहती है हमारा। तो इस प्रकार है। और फिर हम बात करके चलते हैं एक तरीके से इस पर एक तरीके से GIT के चेंजेस पे। GIT के नाम पे क्या था ना, प्रोजेस्टेरॉन जो होता है तरीके से मसल रिलैक्सेंट के रूप में काम करते थे। जो मसल रिलैक्सेंट जो हो गई तरीके से आप जैसे इसोफेगस लो है, इसोफेगस स्पेंटर है वो रिलैक्स हो गया तो क्या होगा तरीके से आपको GI रिफ्लेक्स देखने को मिलेगा, तरीके से GI से रिफ्लेक्स एसिडिक ऊपर जाने लगेगा तो GI रिफ्लेक्स देखने को मिलेगा। उसके अलावा गोल्ड ब्लैडर की मोबिलिटी होती वो भी डिक्रीज पड़ जाएगी, तो गोल्ड ब्लैडर की मोबिलिटी डिक्रीज करते तो क्या होता है तो गोल्ड स्टोन डेवलप हो जाता है, उसकी वजह से बढ़ जाता है ये। उसके अलावा क्या कहते हैं मोबिलिटी डिग्री होगी नॉर्मल GIT स्मूथ मसल की, तो कॉन्स्टिपेशन का भी खतरा रहता है इसी। उसके अलावा क्या कहते हैं नोजिया वॉमिटिंग देखने मिलते हैं, वो GI का ही पार्ट है, उसका क्या कारण बताया था बीटा SCG का कारण माना जाता है। इसमें ये चीज़ याद रखना, यदि फिजियोलॉजिकल लिमिट से बहुत ज़्यादा जा रही है एक तरीके से खासा वेट लॉस होने लग गया, वाइटल अनस्टेबल होने लग गया हकीकत में, तो वो हाइपर एम्बेसिस ग्रेविडेरियन की तरफ ज़्यादा हम खाली काउंसिल नहीं करेंगे, आपको एक तरीके से प्रॉपर ट्रीटमेंट आपको देना ही पड़ेगा ये। फिर हम आते हैं तरीके से लास्ट एक तरीके से रीनल सिस्टम पे। रीनल सिस्टम में क्या होता है एक तरीके से हमारा रीनल ब्लड फ्लो जो होता है एक तरीके से वो बढ़ता है, तो रीनल ब्लड फ्लो जैसे हमारा बढ़ेगा तो एक तरीके से ज़्यादा से ज़्यादा जो है आलतू फालतू चीज़ जो एक्सक्रीट होने वाली है वो ज़्यादा एक्सक्रीट होंगी ना, जैसे सीरम क्रिएटिनिन जो होगी वो एक एक्सक्रीट ज़्यादा होगी, हमारी यूरिक एसिड जो होगा वो भी तो ज़्यादा एक्सक्रीट होगा, जिस कारण क्या होगा सीरम क्रिएटिनिन सीरम यूरिक एसिड उसकी मात्रा कम हो जाएगी ये। उसके अलावा जो एक चीज़ आपको देखने को मिलती है एक तरीके से जो है एक तरीके से हाइड्रोयूरेटोनेफ्रोसिस देखने को मिलती है। इसमें क्या तरीके से किडनी का साइज होता है इंक्रीज होने देखने को मिलता है इस तरीके से ये। उसके अलावा हाइड्रोयूरेटर बताया था मैंने, हाइड्रोयूरेटर में याद रखना राइट साइड में ज़्यादा इधर संभावना रहती है एक तरीके से। इसमें ये चीज़ याद रखना एक तरीके से काफ़ी जो है जैसे इसमें ग्लाइकोज यूरिया प्रोटीन यूरिया देखने को मिल जाता है, जैसे ग्लाइकोज यूरिया में बताया था एक तरीके से डायबिटिक स्टेट तो ग्लाइकोज यूरिया आपको देखने को मिलता है, लेकिन काफ़ी बार चीज़ों को क्या कंपनसेट नहीं करना चाहिए। ये क्या तरीके से
बैक्टीरिया इन्फेक्शन होने की संभावना बढ़ा देता है। तो इसलिए क्या काफ़ी होता है एसिम्टोमेटिक बैक्टीरिया देखने को मिल जाता है। इसमें सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमन तरीके से नॉर्मल यूट्रिया में भी इक्वलाई रहता है, इसमें भी इक्वलाई रहता है। उसमें कैसे हिसाब लगा देते हैं 10.5 किलो यूनिट से हिसाब लगा देते हैं ये चीज़। मतलब इस तरीके से आपको टेस्टिंग करानी पड़ेगी, ये चीज़ नहीं है इस तरीके से जो है आपको बैक्टीरिया मिल रहा है तो ऐसे नहीं है, तो मतलब टेस्टिंग आपको करानी पड़ेगी, उससे वो सिम्टम नहीं है इस तरीके से कोई भी। ये डबल चॉइस का जाएगी नाइट्रोफेरेंटोन जाएगी। नाइट्रोफेरेंटोन कितने देते हैं 100 mg देते हैं इस तरीके से बीड़ी और 3 दिन के लिए देते हैं ये। उसके अलावा क्या कहते हैं इसमें थायराइड के लेवल बात करते हैं एंडोक्राइन चेंजेस के नाम पे। थायराइड की जो होती है इस तरीके से वो डिमांड होती है हमारी बहुत ज़्यादा रहती है, तो उसके थायराइड हाइपरप्लेजिया देखने को मिल जाता है। वो थायराइड को ब्लड रेट को भी तो बढ़ाएगा ना, तो थायराइड की डिमांड आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। उसके अलावा पिट्यूटरी ग्लैंड की बात की जाए तो उसका साइज जो और वेट जो होता है वो 125% से बढ़ जाता है। ये क्यों उसका क्या, और वो कौन सा इस तरीके से एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन जो होता है इस तरीके से। हाँ ये क्योंकि इस तरीके से किसको सिक्रेट करता है इस तरीके से, ये हमारे ग्रोथ हार्मोन सिक्रेट करता है, हमारा प्रोलेक्टिन सिक्रेट करता है, ACTH सिक्रेट करता है, इन सारी चीज़ें और ऑक्सीटोसिन सिक्रेट करता है। ये सारी चीज़ों की कुछ ज़रूरत पड़ती है हकीकत में, किसमें इस तरीके से नॉर्मल जो डिलीवरी का केस होता है उसमें ज़रूरत पड़ती है। इसलिए इस प्रकार हमारा सिस्टम काम करता है। ये चीज़ नॉर्मल होता है थायराइडिज्म के नाम पर आपको हाइपोथायराइडिज्म देखने मिलेगा, क्योंकि नॉर्मल से आपको ज़्यादा डिमांड चाहिए होती है, जो हो सकता है काफ़ी बार आपको कंपनसेट नहीं कर पाए ये। ठीक है, तो इस प्रकार मतलब जब मेन तो मैं एंडोक्राइन चीज़ें ज़्यादा रखी नहीं रखी, तो मेन तो मैं बताया था ज़्यादा चीज़ें तो मैंने बता दी है। टॉपिक उतना ज़्यादा तो खास था नहीं कि लिख के बताया जाए, क्योंकि कुछ खास ना तो डायग्राम था, कुछ खास टर्मिनोलॉजी भी नहीं थी, ज़्यादा चीज़ें ऐसी थी जो कि आप हिसाब ला सकते हैं, तो इसलिए मैं चाहता कि आपस में चर्चा कर लें। ठीक है।